Welcome to the Aspire YouTube channel. Assalamu alaikum dear students. So students, previous lecture में जो हमारा टॉपिक था that is the project planning and management और हम उसके further points discuss कर रहे थे जिसमें से आज जो है वो हम उसका point करेंगे that is the risk assessment and management. Risk assessment means identify and analyze potential risk that can impact the project success. यानी उन तमाम रिस्क को जो कि अगर हमारे प्रोजेक्ट के ड्यूरिंग अकर हो जाते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट की जो सक्सेस है उसको बैडली तौर पर जो है ना वो अफेक्ट कर सकते हैं। तो उन तमाम रिस्क को पहले से ही जो है ना वो आइडेंटिफाई करके रख लेना, ठीक है, उनको एनालाइज कर लेना और उन तमाम रिस्क की जो है ना वो एक लिस्ट बना लेना कि ये रिस्क है, अगर ये अकर हो जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट के ड्यूरिंग तो वो उसको हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर बैड इफेक्ट जो है ना वो डाल सकते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट। अब आगे मैनेजमेंट जो है, आइडेंटिफाई उनको कर लेने के बाद अब उनको मैनेज करने के लिए, उनको हल करने के लिए, उनके सॉल्यूशंस के लिए जो है ना वो कुछ स्ट्रेटजीज प्लान करना, दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट। तो ये एक पूरी टर्म बनती है रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। अब आगे जो है वो हम इसके डिफरेंट फर्दर स्टेप्स पढ़ेंगे जिसमें से फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, आइडेंटिफाई रिस्क। आइडेंटिफाई रिस्क मीन्स के उन तमाम जो एक्सपेक्टेड रिस्क होते हैं जो कि हमें लग सकता है कि ये आ सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर और इफेक्ट कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट को, उन तमाम जो है ना वो रिस्क को लिस्ट आउट इसके अंदर कर लिया जाता है। तो कुछ मेन रिस्क हैं जिसके अंदर सबसे पहला है टेक्निकल रिस्क। मीन्स टेक्नोलॉजी चेंजेस। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा प्रोजेक्ट हो रहा है और ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट ही जब हम वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर कोई नई या कोई अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ जाती है जो कि आपने फिर जो टूल यूज कर रहे होते हैं या आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते हैं फिर वो उसके हिसाब से आउटडेटेड हो जाती है या फिर वो लेस इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। यानी कोई अपडेटेड जो है ना वो टूल आ जाता है और फिर आपका टूल जो है वो उसके सामने क्या हो जाता है, लेस इफेक्टिव हो सकता है, या फिर जो आपका क्लाइंट है वो आपसे डिमांड कर सकता है कि अब जो न्यू ज़ाहिर है जो अपडेटेड टूल आया उसकी मदद से जो है ना वो उनका सॉफ्टवेयर बनाया जाए या उनका प्रोजेक्ट हैंडल किया जाए। तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल रिस्क। मींस रिसोर्स की शॉर्टेज हो जाना। रिसोर्स बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं और टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मींस के डेवलपर्स, डिजाइनर्स या फिर टेस्टर्स, ये क्या कहलाएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज। और इसके अलावा टूल्स, हार्डवेयर या फिर कोई मशीनरी वगैरह जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज। तो अगर इनमें से कोई जो है ना वो कोई ह्यूमन जो है ना वो कोई डेवलपर या फिर कोई डिजाइनर अपनी जॉब क्विट कर जाता है तो वो फिर क्या कहलाएगा, ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज। या फिर अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी या फिर टूल या हार्डवेयर अगर हमें नहीं दस्तियाब हो रहा होता या हमें नहीं जो है ना वो मार्केट में मिल रहा होता तो उससे क्या हो जाता है, रिसोर्स शॉर्टेज जो है ना वो हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो है एक्सटर्नल रिस्क। एक्सटर्नल रिस्क मीन मार्केट फ्लक्चुएशन। अब मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन जो है ना वो किस तरीके से हो सकती है, या तो मार्केट के अंदर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी सडन चेंजेस मार्केट के अंदर हो जाना। मार्केट फ्लक्चुएशन का मतलब जो है वो बेसिकली यही होता है कि कोई मार्केट के अंदर ऐसी चेंज आ जाना कि जो आपके प्रोजेक्ट को इफेक्ट कर सके। या तो आपका जो टूल यूज कर रहे हैं या आप टेक्नोलॉजी को यूज करने जा रहे हैं उसकी प्राइस जो है ना वो कॉस्ट अचानक से जो है ना वो बढ़ सकती है, ठीक है। या फिर जो आपके प्रोजेक्ट की डिमांड है वो डिक्रीज हो सकती है, या फिर आपके कंपिटिटर्स जो है ना वो समथिंग न्यू लॉन्च कर देते हैं तो फिर आपकी डिमांड क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली लो हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ रिस्क पॉइंट्स थे जो कि आइडेंटिफाई रिस्क के अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है दैट इज द एनालाइज रिस्क। इसका मतलब क्या है, इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। ये चेक करना कि आइडेंटिफाई कर लेने के बाद जब हमें पता चल जाए कि ये हमारे पास रिस्क है, वो आइडेंटिफाई हो गया, अब हमें ये चेक करना है कि आया कि ये रिस्क कितना इम्पैक्ट करता है, कितना अफेक्ट करता है हमारे प्रोजेक्ट को। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी वर्क नहीं कर रही तो क्या इससे हमारा होल प्रोजेक्ट जो है ना वो एट अ टाइम स्टॉप हो जाएगा, या फिर जस्ट उसके खराब होने से या उसके शट डाउन करने से जस्ट एक माइनर डिले आएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में जो है ना वो इस स्टेप के अंदर एनालाइजिंग किया जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है दैट इज द डेवलप मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी इसको थोड़ा सा देख के आए मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज को, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि जो हमारे पास जो हमें लग सकता है कि जो रिस्क आने वाले हैं, जब जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए उनके लिए कुछ सॉल्यूशंस जो है ना वो बेसिकली प्लान किए जाते हैं ताकि उनका इम्पैक्ट हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कम से कम हो। इसके लिए क्या किया जाता है कि जब हमारे पास कोई जो है ना वो रिस्क आ गया तो अब उसके लिए हम अपने क्लाइंट से जो है ना वो थोड़ा सा टाइम जो है ना वो बेसिकली हम पहले से ही थोड़ा बढ़ा कर रखते हैं, जिसका मतलब जिसके लिए हमारे पास टर्म यूज हुई है बुक के अंदर, बफर्स, ठीक है। ऐड कर लेना बफर्स को।
बफर्स का मतलब होता है बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट की टाइमिंग जो है ना वो थोड़ी इंक्रीज कर लेना, एक्स्ट्रा टाइम कर लेना। यहाँ जहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा प्रोजेक्ट 10 दिनों में कंप्लीट हो रहा था, हम उसको अब आगे 12 डेज में जो है ना वो डिलीवर करने वाले हैं। या फिर हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि हम बैकअप रिसोर्सेज जो है ना वो पहले से ही अपने रेडी रखते हैं। अब बैकअप रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं कि अगर कोई डेवलपर जो है ना वो दरमियान में स्किप कर जाता है, क्विट कर जाता है, तो हमारे पास उसके लिए बैकअप जो है ना वो मौजूद हो, कोई और डेवलपर पहले से हमारे नजर में हो। या फिर हमने टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज भी जो है ना वो भी बैकअप के तौर पर तैयार किए हुए होते हैं। या फिर हम लोग जो है ना वो फर्दर एडिशनल टेस्टिंग जो है ना वो अंदर अरेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर फोर्थ पॉइंट है, दैट इज द मॉनिटर एंड रिव्यू। मॉनिटर और रिव्यू का मतलब क्या है कि कंटिन्यूसली जो है ना वो चेक करना और अपडेट रखना अपने सारे जो है ना वो प्रोजेक्ट के हवाले से। मॉनिटर का मतलब क्या होगा, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि रिस्क को ट्रैक करना, ठीक है ना, ट्रैक द रिस्क। और रिव्यू का मतलब क्या होगा कि अब हमने ये देखना है कि जो हमने उसके लिए सोल्यूशन फाइंड आउट किया है, ठीक है, जो हमने उसके लिए सोल्यूशन फाइंड किया है, क्या वो इफेक्टिव भी है या नहीं, ठीक है, क्या वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो देखना कि जो हम लोगों ने रिस्क ट्रैक किया है उसके लिए जो हमने सोल्यूशन फाइंड किया है कि क्या वो वर्क कर रहा है आया के या नहीं। हम मॉनिटर रिव्यू की एक छोटी सी एग्जांपल भी ले सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है ना वो एक सर्वर बार बार डाउन हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको मॉनिटर करते हैं, आपको पता चल जाता है कि हमारा सर्वर जो है ना वो बार बार डाउन कर रहा है। अब इसके अंदर रिव्यू क्या होगा कि अगर आपने सर्वर के लिए कोई बैकअप सिस्टम लगाया हुआ था तो आप ये रिव्यू कर सकते हैं कि क्या वो बैकअप जो है ना वो सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली एक कंप्लीट हमारे पास टर्म हो सकती है मॉनिटर एंड रिव्यू की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज द एग्जीक्यूशन। इसके अंदर क्या है कि जैसे हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर ली, देन उसके बाद हमने उसमें आने वाले जितने भी रिस्क थे उनकी मैनेजमेंट ऑलरेडी कर ली, फिर इसके बाद हमने कॉस्ट एस्टिमेशन, ये सारी चीजें जब हमारी कंप्लीट हो गई, अब इसके अंदर जो है वो एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। डेवलपमेंट का काम इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम लोगों ने प्लान के अंदर जो है ना वो सारी चीजें सेट की होती हैं प्लानिंग के फेज के अंदर। सो अकॉर्डिंग टू द प्लान हम कह सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर अब यहाँ पर आकर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। टीम जो है ना वो कोडिंग करना स्टार्ट कर देती है, राइट कोड्स करना स्टार्ट कर देती है, देन उसके बाद जो डिजाइनिंग की टीम है वो डिजाइन स्टार्ट कर देती है, टेस्टर की टीम टेस्टिंग स्टार्ट कर देती है। तो इस तरीके से जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलपमेंट के फेज के अंदर जो है ना वो एंटर हो जाता है। इसके अलावा एग्जीक्यूशन का जो स्टेप है इसके अंदर टीम की कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। टीम की कोऑर्डिनेशन जितनी आपस में स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही हमारा सॉफ्टवेयर जो है ना वो बेहतरीन बिल्डअप होगा, उतना ही हमारा प्रोजेक्ट जो है वो मोर रिलायबल भी होगा और ऑन टाइम भी कंप्लीट होगा, क्योंकि वो एक दूसरे को आपस में रेगुलर अपडेट्स जो है वो ऑन टाइम देते रहेंगे और अगर उनके दरमियान कोई कंफ्लिक्ट आ जाता है तो उसको भी रिजोल्व कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। सो टीम कोऑर्डिनेशन जो है वो मैटर करती है। नेक्स्ट जो है वो है क्वालिटी अश्योरेंस। इसके अंदर क्या है कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं स्टार्ट में प्लानिंग में कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो इन स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरना चाहिए। कुछ गोल्स जो है ना वो हमने सेट किए होते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल इस मुताबिक जो है ना वो रेडी होना चाहिए। तो इस स्टेप के अंदर वो इंश्योर किया जाता है कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किए थे उन पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के लिए जो है ना वो प्रॉपर तौर पर टेस्टिंग की जाती है। इसके अलावा जो हमने ऊपर सारी कोडिंग की है उसको एक दफा जो है वो रिव्यू किया जाता है बाकायदा तौर पर। जो इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है दैट इज द फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर जो है वो बेसिकली हमारे क्लाइंट भी हो सकते हैं, ठीक है, वो मैनेजर भी हो सकता है, हेड मैनेजर भी हो सकता है जो हमारे सॉफ्टवेयर को क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट को जो है ना वो हेड कर रहा है। इनसे फीडबैक इसलिए ली जाती है ताकि रेगुलरली चेकिंग वो उनको भी पता लगता रहे कि उनका सॉफ्टवेयर जो है ना वो बिल्कुल उनकी नीड के मुताबिक जो है ना वो रेडी हो रहा है, ठीक है। तो इसका पर्पस जो है वो बेसिकली यही होता है कि हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट रेडी होने जा रहा है वो बिल्कुल बग फ्री है, रिलायबल है और इसके अलावा यूजर फ्रेंडली है। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल एक बैकबोन है एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर के लिए। क्यों? क्योंकि अगर इसके बगैर हम लोग वर्क करेंगे तो हम कॉस्टिंग में भी फेल करेंगे, टाइम मैनेजमेंट भी नहीं बिल्कुल ठीक तरीके से हो सकेगी और क्वालिटी एश्योरेंस भी जीरो होगी। और अगर इसके साथ हम लोग चलेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो स्मूथली रन करेगा, रिस्क भी हैंडल करना जो है ना वो ईजी होगा, कॉस्ट वगैरह भी सब पहले ही मैनेज हो चुकी होगी। और जो हम क्वालिटी चाहते हैं, ठीक है, जो हम क्वालिटी चाहते हैं उन पे भी हम जो है ना वो इजिली अचीव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहीं पर जो है वो हमारा ये टॉपिक एंड होता है एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बट इफ यू हैव एनी क्यूरी जस्ट कमेंट मी बिलो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।